हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 16.3 का इंट्रोडक्शन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 16.3 एक्सरसाइज में आपको किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसका इंट्रोडक्शन। तो यहाँ एक्चुअल में हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अभी तक हमने कहीं पर भी प्रोबेबिलिटी को यूज नहीं किया। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने सैंपल स्पेस बनाना सीखा, सेकंड एक्सरसाइज में हमने इवेंट बनाना सीखा। अब आप यहाँ पे सीखोगे कि उन इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। जो भी आपने इवेंट बनाए थे, लाइक यहाँ पर देखो ये वाला, जैसे आपका सैंपल स्पेस था, ये 2 कॉइन को अगर आप टॉस करो तो ये आपका सैंपल स्पेस था, जिसमें 4 आपके यहाँ पे सैंपल पॉइंट आते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे सैंपल पॉइंट कहते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं। तो ये आपके अलग अलग इवेंट थे। एक E1 था, एक E2 था। ये मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था इंट्रोडक्शन वीडियो का। तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इवेंट 3 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो हम एक्चुअल में इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप से सैंपल स्पेस बनाना आप सीख चुके हो, उसके इवेंट्स जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग आप बनाना सीख चुके हो। अब हम उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सीखेंगे। तो हमारा यहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। तो यह एक्सियोम वर्ड जो है, AXIOM, एक्सियोम वर्ड आपने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है। चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था हमने, यूक्लिड ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो जहां हमने एक्सियोम वर्ड पढ़ा था। तो एक्सियोम का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर उस चैप्टर के अकॉर्डिंग देखें तो कुछ मैथ्स में क्या होता है, कुछ अजम्पशंस होते हैं जो प्रूव नहीं होते, लेकिन वो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। तो उन प्रूफ को हम क्या करते हैं, एज इट इज, जैसा है वैसा का वैसा यहाँ पर ले लेते हैं। ना उनके कोई प्रूफ लर्न करने, ना उनका कुछ देखना है, जैसा बोला है वैसा का वैसा हम देख लेते हैं। जैसे यूक्लिड ज्योमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जैसे एक एक्सियोम था कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको प्रूव करने की कहाँ जरूरत है कि अगर ये वाला मेरे पास कलर है तो ये पूरा होल है, अगर इसका छोटा सा टुकड़ा निकाल के कर दूं अलग तो फिर ये होल का क्या बन जाएगा, पार्ट बन जाएगा। तो ये तो ट्रूथ ही हो गया ना, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया कि पूरे का एक छोटा सा सेक्शन अगर आप निकालोगे तो वो उसका यहाँ पर पार्ट हो जाएगा। और अगर एक और चीज है, अगर दो इक्वल चीजें लाइक कि x इक्वल टू x है, अगर आप इसमें भी कुछ ऐड करोगे, सेम नंबर इसमें भी सेम नंबर ऐड करोगे यहाँ पर, तो ये आपके होल वापस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह के एग्जाम वहां पर हमने देखे थे। तो कुछ ऐसे ही रूल यहाँ प्रोबेबिलिटी के अंदर भी है। तो जिसको जैसा है वैसा का वैसा हमें लर्न करना है, कोई नया नहीं है। आपने क्लास 10th में ये तीनों रूल वहां पर पढ़ चुके हैं, जो भी हम यहाँ पे रूल देखेंगे। इस तरह के रूल, कुछ रूल आपने क्लास 10th के अंदर पढ़े हुए हैं। तो ये रूल क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी को इजी बनाते हैं। तो आप इन रूल को अच्छे से तरीके से समझना, ठीक है। लाइक कि हमने कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेट कि अगर हम 4 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, या 5 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, या 2 डाइस को टॉस कर रहे हैं, तो मैं उसका सैंपल स्पेस अब एक यहाँ पे एक वेरिएबल की फॉर्म में लिखती हूँ। लेट कि मैं कोई भी एक्टिविटी कर रही हूँ, मैं कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, तो उसके मेरे पास में एन आउटकम्स आ रहे हैं। अभी एक वेरिएबल की फॉर्म में ले रहे हैं, फिर एग्जाम्पल में भी समझाऊंगे। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट किया और उसमें एन आउटकम्स आ रहे हैं। तो लेट कि पहला आउटकम मेरा ओमेगा 1 है, दूसरा आउटकम मेरा ओमेगा 2 है, तीसरा आउटकम मेरा ओमेगा 3 है, चौथा मेरा ओमेगा 4 है, और ऐसे चलते 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 जो लास्ट वाला जो मेरा आउटकम है वो कितना है, यहाँ पर ओमेगा n है। तो सबको जब इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में कॉमा लगा के लिख लेते हैं तो एक सेट बन जाता है, और सेट को हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें सब चीजों के टर्म के नाम याद रखना। ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, जो इंडिविजुअल यहाँ पे इवेंट्स है, इसको हम सैंपल पॉइंट बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट। तो इस सैंपल स्पेस के अंदर टोटल कितने सैंपल पॉइंट है, n सैंपल पॉइंट है। सेट्स के अंदर हम इवेंट बोलते थे ना, एलिमेंट्स बोलते थे, वहां एलिमेंट्स बोलते थे, यहाँ पर हम इनको सैंपल पॉइंट बोलते हैं। तो इसके अंदर टोटल n सैंपल पॉइंट्स है। तो अगर आप इन n सैंपल पॉइंट्स की भी प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना, तो ये 2 नंबर के बीच में लाई कर दिए। तो रूल नंबर 1 देखो। तो रूल नंबर 1 हमारा यहाँ पर क्या कहता है कि आप इसमें से किसी भी इवेंट की, कोई भी इवेंट आप इसमें से ले सकते हो, तो उस इवेंट की अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो हमेशा वो 0 और 1 के बीच में रहेगी। मतलब 0 की इक्वल हो सकती है, 1 के इक्वल हो सकती है, इसके बीच में कोई भी नंबर यहां पर हो सकता है। 1.2 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, 1/8 हो सकता है, 1/16 हो सकता है, लेकिन इन दोनों नंबर से ऊपर ये प्रोबेबिलिटी कभी नहीं जाएगी। ये तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है कि कोई भी इवेंट ले लो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ आपको, देखो ये मेरा एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मेरा
यहाँ पर कॉइन है, कॉइन में ये आपका यहाँ पर हेड है, ये आपका यहाँ पर क्या टेल है। तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का, टोटल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो हेड कितनी बार आ रहा है, इसमें एक बार आ रहा है ना, तो ऊपर आप एक रहोगे, फेवरेबल आउटकम तो एक ही है भाई, दो चांस है, दो में से हेड को एक ही चांस मिलता है आने का, तो फेवरेबल आउटकम एक हो गया। और पॉसिबल आउटकम क्या है कि कॉइन को टॉस करने पर दो पॉसिबल आउटकम होते हैं, या तो हेड आ सकता है टेल आ सकता है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, सेम ऐसे टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 है। तो देखो ये वाला इसका बीच में आ रहा है ना नंबर, तो हमेशा कोई किससे भी आप यहाँ पे सैंपल पॉइंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालोगे तो वो इन्हीं दोनों नंबर के बीच में होगी, ना तो नेगेटिव होगी, इस 0 से छोटी भी नहीं हो सकती है और 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती, हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करेगी और इन दोनों के इक्वल भी यहाँ पर हो सकती है। लेकिन आपका जो भी यहाँ पे सैंपल स्पेस बन रहा है या जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो एक्सपेरिमेंट आपका फेयर होना चाहिए। फेयर होना चाहिए मतलब अगर आप ये कॉइन को टॉस कर रहे हो तो कॉइन फेयर होना चाहिए, उसकी एक तरफ हेड होना चाहिए, एक तरफ टेल होना चाहिए। ये नहीं कि शोले मूवी वाला होना चाहिए कि वो कॉइन है उसके दोनों तरफ ही यहाँ पर हेड है या दोनों तरफ ही आपका यहाँ पर टेल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फेयर कॉइन होना चाहिए, सारे आउटकम्स जो है उसके इक्वली लाइकली होने चाहिए। इक्वली लाइकली मतलब जितने भी उसके अंदर यहाँ पे सैंपल पॉइंट है सबको बराबर चांस मिलना चाहिए, कोई भी यहाँ पे पक्षपात नहीं होना चाहिए कि भाई एक को ज्यादा चांस मिल रहा है दूसरे को कम मिल रहा है, सबको बराबर चांस मिलना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पे डाइस को रोल करते हैं तो सारी डाइस को क्या चांस मिलता है 1/6 मिलता है ना, तो वैसे ही कॉइन के लिए सारे जितने भी आउटकम है सबको 1/2 चांस मिलता है। तो आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए कि फेयर कॉइन होना चाहिए, सारे इक्वली लाइकली सबके चांस मिलने चाहिए, मीन सैंपल स्पेस में जितने भी सैंपल पॉइंट है सबके आने का चांस सेम होना चाहिए। फिर दूसरा रूल यहाँ पे क्या कहता है कि हमारा दूसरा रूल कहता है कि सैंपल पॉइंट के सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी सैंपल पॉइंट है उन सब की प्रोबेबिलिटी निकाल के अगर आप उनका सम करते हो तो वो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे सबकी प्रोबेबिलिटी का जो सम आएगा वो किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा। ये हमारा दूसरा रूल यहाँ पे कह रहा है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है 1 हो सकती है। तो ये दूसरा रूल है कि यहाँ देखो जैसे ω1 है, ω2 है, ω3, ω4 है, ωn है, तो इन सब इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, सिंगल प्रोबेबिलिटी निकालनी, इसके होने की, इसके होने की, इसके होने की, और इन सारी प्रोबेबिलिटीज को अगर आप यहाँ पे ऐड करते हो तो वो किसकी इक्वल आएगी 1 के इक्वल आएगी। जैसे आप यहीं पे ये वाला जो हमारा एग्जांपल इसी के अंदर देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर h कितना है आपका 1/2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर टेल कितना है तो ये भी 1/2 है। तो देखो इनको ऐड करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ h प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1 हो गया। तो दैट मीन जितने भी इवेंट है उन सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। नाउ थर्ड रूल यहाँ पे देखो, तो थर्ड रूल हमारा यहाँ पे क्या कहता है कि ये जो आपका सैंपल स्पेस में ये है ना सैंपल स्पेस, इसमें इतने सारे ये क्या है सैंपल पॉइंट है या एलिमेंट्स है, इनमें से आप कोई इवेंट निकाल लो। जैसे हमने यहाँ पे निकाला ना ये वाला देखो 16.2 के इंट्रोडक्शन में सिखाया था ना, 2 कॉइन को टॉस करो, इसमें से हमने जैसे ये इवेंट निकाला, ये इवेंट निकाला, जैसे अलग अलग इवेंट हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इसमें से मैं कोई भी 3 एलिमेंट का इवेंट निकालती हूँ, क्योंकि ये तो मेरा क्या यहाँ पे हम वेरिएबल की फॉर्म में ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक इवेंट लिया, लाइक मैंने ए लिया जिसके अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट है, एक ω1 है, एक ω2 है और एक ओमेगा यहाँ पर 3 है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, इस ओनली इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या होगी, तो यहाँ पे कोई भी इवेंट अगर आपका है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है तो उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी का सम होगा। बीच में क्या है कॉमा लगा हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ω1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ω2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ω3, यानी जितने भी अंदर यहाँ पे सैंपल पॉइंट है या फिर आपके एलिमेंट्स है उन सारी प्रोबेबिलिटी का सम जो होगा वो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे आप यहाँ पे देखो मेरा इवेंट क्या है यहाँ पर टी है, अब मुझे इसके होने की यहाँ पर इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 हो जाएगा। इसके अंदर टोटल कितना एलिमेंट है, इसके अंदर यहाँ पर एक ही एलिमेंट है तो ये 1 हो गया और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका यहाँ 4 आ जाएगा। अब अगर मुझे E2, चलो इसमें तो एक ही थी, अब इसमें निकालनी है तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर HT इसकी अलग होगी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ TH अलग होगी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आपकी TT अलग होगी। तो HT इस पूरे सेट यहाँ पे सैंपल स्पेस में एक बार आ रहा है तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम 1 और पॉसिबल आउटकम कितने हैं 1 2 3 4। भाई HT एक बार आ रहा है तो फेवरेबल आउटकम तो एक ही हुआ, पॉसिबल आउटकम कितना होंगे 1 2 3 4 हो जाएंगे, तो ये 1/4 हो गया। फिर दूसरा यहाँ पर
प्रोबेबिलिटी ऑफ TH निकालना, TH यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, तो TH भी यहाँ पे एक ही बार आ रहा है, तो 1, और पॉसिबल आउटकम कितना है, 4 है। फिर आपका TT है, तो TT कितनी बार आ रहा है, ये भी एक ही बार आ रहा है, तो ये क्या हो गया, 1/4 हो गया। अब आप इसको ऐड करो, 3 टाइम 1/4 है ना, 3 इंटू 1/4 है ना, यानी कि 3/4 आ गया। अभी ये आपका ये रूल है, बट हम यहाँ पे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इस इवेंट में टोटल कितना एलिमेंट है, तो 1 2 3 एलिमेंट है, तो वही हमारा फॉर्मूला जो हम लगा रहे हैं प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू, वही टोटल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो इसके अंदर टोटल कितने फेवरेबल आउटकम कितने हैं, आपको कहा E2 इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो E2 इवेंट में टोटल कितने आउटकम्स है, तो 3 है, ये देखो 1 है, 2 है, 3 है, टोटल 3 सैंपल पॉइंट्स है यहाँ पर, 1 2 3 है, तो ऊपर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। और टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स है, सैंपल स्पेस को देखना है, पॉसिबल के लिए सैंपल स्पेस को देखना है यहाँ पर, और फेवरेबल के लिए इवेंट को देखना है, तो यहाँ पे 4 है, तो ये 3/4 हो गया। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड हो गया, बट अभी हमें ये रूल समझाना था, इसलिए हमने अलग अलग किया। लेकिन जब आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन करोगे तब तो आप यही वाला फॉर्मूला वहां पे लगाओगे, बट कहीं पे हमारे प्रूव वाले इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना, तब हम यहाँ पे ये इस तरह को भी लेंगे। ठीक है, समझना सारा कुछ आपको जरूरी है। तो देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि हम एक डाई को रोल कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस क्या आएगा आपका, 1 2 3 4 5 6 आएगा, यही 6 एलिमेंट यहाँ पर आएंगे सैंपल स्पेस के अंदर, यानी सैंपल पॉइंट्स होंगे। तो मैंने यहाँ पे इवेंट ले लिया कि एन इवन नंबर, कि आप एक ऐसे इवेंट को लिखो जिसमें सिर्फ इवन नंबर होने चाहिए, तो मैंने ए लिख दिया। ए में क्या क्या आ जाएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, और यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, तो वो सीधा फॉर्मूला भी है कि ये आपका जो इवेंट ए है, इसमें टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं। जब फेवरेबल आउटकम देखना है तो इवेंट को देखना है, जब पॉसिबल आउटकम देखना है तो सैंपल स्पेस को देखना है। तो यहाँ पर आपके पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, तो पॉसिबल आउटकम सैंपल स्पेस में टोटल कितने, 6 है। और आपके यहाँ पे फेवरेबल आउटकम किसने, भाई ए को आना है, तो ए कब कब आएगा, जब इसके अंदर 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, तो ये 3/6 हो गया, यानी 3 1 3 3 2 6 हो गया। और अगर इस फॉर्मूले से हम देखते हैं कौन सा वाला, अलग अलग सम करके, तो इस वाले फॉर्मूले से अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका 4 होगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका यहाँ पर 6 होगा। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 2 तो इस पूरे सैंपल स्पेस में क्या है, एक ही बार है, तो 1 हो गया। और इस ये तो हो गया। और सैंपल स्पेस में पॉसिबल आउटकम्स कितने, भाई 2 एक बार है, तो फेवरेबल आउटकम एक ही हुआ। और पॉसिबल कितने, भाई 6 नंबर वहां पे ऑप्शन में आ सकते हैं, तो ये 1/6 हो गया। सेम 4 भी ऐसे होगा, यहाँ एक बार है तो एक बार आएगा, और टोटल 6 में से आ रहा है तो 6 हो गया। 6 भी यही होगा, 1/6, तो 3 टाइम 1/6 है, तो 3 इंटू 1/6 हो गया। सेम नंबर बार बार ऐड करते तो हम लिख सकते हैं भाई 3 टाइम्स 1/6 है, टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 3 1 आपका 3 हो गया, और 3 2 6 हो गया, तो 1 इंटू 1 1/2 हो गया। तो ऐसे निकालो, ऐसे निकालो, एक ही बात है। तो ये 3 रूल थे हमारे कि किसी भी इवेंट की किसी भी आप यहाँ पे एलिमेंट को देखो या सैंपल पॉइंट को देखो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 1 के बीच में लाई करती है। दोनों नंबर के इक्वल आ सकती है, बट ना इससे छोटी हो सकती है ना इससे बड़ी हो सकती है। दूसरी हो सकती है कि जितने भी आपके यहाँ पर सैंपल पॉइंट्स है, सारे सैंपल पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम आपका 1 के इक्वल होता है। ये आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। और अगर किसी भी इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकालनी है, तो उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी के सम के वो इक्वल यहाँ पे होता है। अब एक और चीज देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये वैसे मैं आपको समझा चुकी हूँ, बट एक डेफिनेशन की फॉर्म में और इसको देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स, तो इक्वली लाइकली का मतलब तो अभी आप समझ गए कि जितने भी वहां पर आउटकम्स हैं, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी आउटकम्स हैं, सबको आने का बराबर चांस मिलना, सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर होना। तो इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है, ऑल आउटकम्स विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, मतलब जितने भी आउटकम्स है सबको बराबर चांस मिलना, सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर है। बराबर चांस होगा तो प्रोबेबिलिटी भी सेम आएगी ना। जैसे एग्जांपल देखो, जब आप एक डाई को रोल करते हो, जैसे ये मैंने डाई को, यहाँ पे ये डाई है, इसको मैं रोल करूंगी, तो 6 फेस हैं इसके, और 6 फेस पे 6 अलग अलग नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो मैं इसको अगर यहाँ पे रोल करती हूँ, तो सबको आने का बराबर चांस मिलेगा। 1 को आने का उतना मिलेगा जितना 2 को मिलेगा, सबको बराबर चांस मिलेगा। कैसे पता चला, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 यहाँ पे क्या होगा, वही 1 आने का फेवरेबल आउटकम कितने, 6 में से 1 कितनी बार है, एक ही बार है ना, तो एक ही बार आ सकता है। मतलब इन 6 में से 1 को अगर यहाँ पे 2-3 बार लिखा होता तो भाई 1 को 3 चांस मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे सबको सेम चांस मिल रही है, एक ही चांस यहाँ पे मिल रही है। और कितने में से, 6 में से। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी एक बार है, फेवरेबल आउटकम पॉसिबल आउटकम। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी एक बार है डाइस के ऊपर, और टोटल 6 है।
फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, डाइस पे 4 कितनी बार है, एक बार है और टोटल 6 वो है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ऊपर 1 होगा नीचे 6, क्योंकि डाइस पे ये एक ही बार है। और प्रोबेबिलिटी 6 क्या होगा, ये भी डाइस पे एक ही बार है, नीचे हो गया 6 होगा। तो देखो सबको यहाँ पर आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इक्वल है, सबको चांस यहाँ पे बराबर मिल रहा है। तो जब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 है, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 है, इक्वल टू यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 है, सबको बराबर चांस यहाँ पे मिल रहा है, कोई पक्षपात यहाँ पे नहीं हो रहा। कभी कभी लगता है ना जैसे स्कूल में हमारे साथ कोई ना कोई पक्षपात हो रहा है, टीचर बायस्ड हो रही है, तो वो यहाँ पे नहीं है इस कंडीशन में। जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं, कब आपका यहाँ पर इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होगा, तो ये डाई मैंने खुद से बनाई है, ठीक है। ये जो हमारी स्टैंडर्ड डाई आती वो तो ये वाली है, लेकिन लेट की ये डाई मैंने इस तरह से बनाई है कि ये मेरी पूरी की पूरी यहाँ पे बायस्ड है। बायस्ड है क्यों, 1 को तो यहाँ पे 3 बार आने का चांस मिल रहा है, 2 को यहाँ पे 2 टाइम चांस मिल रहा है, और 3 को सिर्फ एक बार ही आने का चांस मिल रहा है। जबकि यहाँ ऐसा नहीं था, जितनी बार एक आ रहा है उतनी बार ही बाकी सारे नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या हो जाएगा भाई, डाई के ऊपर 1 कितनी बार है, 3 टाइम है, टोटल कितने नंबर है तो 6 है, यानी 1 को आने का चांस कितना मिल रहा है 1/2, यानी कि जितने यहां पर हैं उसमें से आधी बार यहाँ पे 1 आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 यहाँ पे क्या होगा, डाई पे 2 कितनी बार है 2 टाइम, फेवरेबल आउटकम, और टोटल कितने में से 6 में से, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो इसको तो 1/3 चांस मिल रहा है, इसको 1/2 मिल रहा है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या है, 3 डाई पे एक बार है, टोटल 6 में से, तो इसको 1/6 मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ये तीनों ही आउटकम जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। सब यहाँ पे अगर एक जैसे होंगे तभी इक्वली लाइकली आउटकम है, अदरवाइज ये इक्वली लाइकली आउटकम्स यहाँ पर नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सो इट इज अ बायस्ड, क्योंकि ये डाई हमने बनाई है। जैसे शोले मूवी में उसने वो कॉइन बनाया था ना, तो वो बायस्ड था, जैसा वो चाहता था वही उसके ऊपर आता था। तो सेम ये डाई भी यहाँ पे क्या है, बायस्ड है, तो ये नॉट इक्वली लाइकली है। तो जो भी हम यहाँ पे फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं या जो भी हमने रूल देखे वो सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स के लिए, वहां पे जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके अंदर जितने भी आउटकम्स है उन सबको बराबर चांस यहाँ पे मिलना चाहिए। तो आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। डेफिनेशन देखो, मोस्टली इसका जो फॉर्मूला है ना वही हम यूज करेंगे जब हमारे आउटकम्स इक्वली लाइकली होंगे, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन हुई। हर चीज को, मैथमेटिकल टर्म को आपको उसकी डेफिनेशन जरूर याद होनी चाहिए कि लेट एस बी द सैंपल स्पेस, एस कोई सैंपल स्पेस है, एंड ई बी द इवेंट, ई इसका कोई भी इवेंट है, सच दैट कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो सैंपल स्पेस के अंदर है वो n है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो टोटल 6 एलिमेंट है सैंपल स्पेस। अगर मैं इसको सैंपल स्पेस की फॉर्म में लिखूं तो क्या करना है, बस कर्ली ब्रैकेट लगाना है। तो ये इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 6 है। और दूसरा नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट, कोई भी एक इवेंट अगर मैंने ले लिया, लाइक कि मेरा 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इवेंट आपका यहाँ पर हो गया। तो उसके अंदर आपके m एलिमेंट है, यहाँ पे जैसे 1 है ना, इसमें 6 है, इसमें 1 है। इफ सच आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, मतलब जो भी आप एक्सपेरिमेंट करो सबको आने का बराबर चांस मिल रहा है, तो उसकी उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपकी यहाँ पर क्या होगी, m/n। m क्या होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी वही जो हमने क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़ा है वही सेम फॉर्मूला है, ठीक है। क्योंकि इक्वली लाइकली समझाना बहुत जरूरी था, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां इक्वली लाइकली नहीं होगा, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको तभी यूज करना है जब आपके इवेंट इक्वली, जब आपका सैंपल स्पेस जो है उसके अंदर सारे एलिमेंट्स है या सारे सैंपल पॉइंट है उनके आने का चांस बराबर हो। नाउ नेक्स्ट देखो, तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक आप यहाँ पे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए और बी। तो ए और बी तो आपने 16.2 में पढ़ा, ओ यू मैंने आपको याद करा था, ओ यू होता है और ए आई होता है, यानी और बोले तो यूनियन करना है और ए एंड आए तो इंटरसेक्शन करना है। तो मतलब आपको यहाँ पे किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की निकालनी है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे एंड आता है, ए एंड बी कहा, ये वाला ए एंड बी कहा, तो यहाँ पे आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो दो इवेंट अगर आपको दिए हुए हैं तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना तो बहुत इजी होता है, दोनों में से क्या कॉमन है वो निकाल लो, उसके बाद वही आपका जो फॉर्मूला भी हमने देखा वो लगा देंगे। लेकिन ए यूनियन बी की जब भी यहाँ पर बात होगी प्रोबेबिलिटी निकालने की, तो इसमें 2-3 कंडीशंस आ जाती है और बहुत सारे फॉर्मूलास इसमें से बन जाते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन आप यहाँ पे देखो, हम वेन डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ। देखो 2 कंडीशन यहाँ पे वेन डायग्राम से क्या बनती है। लेट की मैंने यहाँ पर कोई ऐसे 2 इवेंट ले लिए, ठीक है, कोई भी, ये ए एंड बी यहाँ पर क्या है, इवेंट है। तो लेट की मैंने यहाँ पर ए इवेंट ले लिया जिसमें मेरा 1
5 डाइस वाला में लेते हैं, इवन नंबर्स ऑड नंबर्स हैं, और बी इवेंट यहाँ पे मैंने ऐसा ले लिया जिसमें 2 4 6 यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है। ये दोनों इवेंट ले लिए। सैंपल स्पेस क्या है आपका, ये डाइस वाला है ना, 1 2 3 4 5 6। जो जब भी आपको यूनियन निकालना होगा ना, तब आपको सोचना पड़ेगा वहां पर। तो ए यहाँ पर क्या है, 1 3 5 है, और इतना कोई याद नहीं रखना है, प्रैक्टिकल नॉलेज है जो आप वहां पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के देख लोगे। तो अगर ए आपका इस तरह का इवेंट है और बी आपका इवन नंबर का इवेंट है, तो दोनों में देखो कुछ भी कॉमन यहां पर नहीं है। तो ये अगर मैं इसको वेन डायग्राम से यहां पे बनाती हूं, तो ए एक अलग है, बी यहां पर अलग है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर मुझे अब ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी मेरा किसकी इक्वल हो जाता है, सैंपल स्पेस की इक्वल हो जाएगा भाई। ए यूनियन बी में कौन आएगा, कौन, ए यूनियन बी जो मेरा यहां पर होगा वो 1 2 3 4 5 6 की इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि ए, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अब अगर मुझे कहे प्रोबेबिलिटी निकालो ए यूनियन बी की, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल हो जाएगी ना यहाँ पे। क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर ये ए इवेंट मुझे पता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में यहाँ पे निकाल सकती हूँ, क्या हो जाएगा, इसमें 3 है तो 3 हो गया, डिवाइड बाय टोटल कितने हैं, तो 6 है। तो यानी कि ये कितना हो गया आपका 1/2 हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, तो वो भी मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि इसमें भी 3 है, इसमें 6 है। तो 1/2 प्लस 1/2 मेरा पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ रहा है, इसलिए आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। तो जब भी दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो ना, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, ए बिल्कुल अलग है, बी बिल्कुल अलग है, तो आपको यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरह के इवेंट को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पढ़ा है ना अभी अपने 16.2 में कि वो इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता है, तो उसकी यूनियन की, उन दोनों इवेंट के यूनियन की प्रोबेबिलिटी के लिए क्या फॉर्मूला लगाना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फिर दूसरा केस देखेंगे कि अगर उसमें कुछ कॉमन होता है तो वहां पे क्या करना है। ठीक है, तो ये मैंने यहां पे लिख दिया केस 1, व्हेन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ए इंटरसेक्शन बी 5 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उन दोनों ए और बी आपको समझ में आ रहा है ना। जैसे ये कोई सैंपल स्पेस है, इसमें ए एंड बी कोई इवेंट है, ठीक है, जैसे यहाँ पे इवन नंबर का था, यहाँ ऑड नंबर का था, तो इस तरह से कोई इवेंट है, तो उन इवेंट के यूनियन की प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला हमें यहाँ पर मिल गया। अब दूसरा केस देखते हैं, जब दोनों में कुछ कॉमन हो, तो वो फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने सेट्स के अंदर पढ़ा हुआ है। सेट्स के अंदर यहाँ पे क्या पढ़ा हुआ है, एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ, देखो वो फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। तो ये हम यहाँ पे केस 2 लिख लेते हैं, ठीक है, जब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो वहां पे फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपने सेट्स की फॉर्म में क्या पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, वहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट था तो एन को हटा के बस पी लगा दिया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, और दोनों में जो कॉमन है उसको हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं। कॉमन को क्यों सबट्रैक्ट करते हैं, कि अगर कुछ कॉमन होगा तो वो यहां भी ऐड होगा, यहां भी ऐड होगा, 2 बार ऐड हो गया तो एक बार हम यहाँ पे सबट्रैक्ट कर देते हैं। अब देखो उसका भी एक एग्जाम्पल यहाँ पे वेन डायग्राम से बताती हूँ, ठीक है। तो जब कुछ चीज समझ लेते हो ना, तो याद रखने की जरूरत नहीं होती है, तो वही चीज समझाने के लिए एग्जांपल दे रहे हैं। तो वही हमारा सैंपल स्पेस वही है, डाइस वाला। अब मैंने ऐसे इवेंट लिए जिसमें कुछ न कुछ कॉमन है, तो मैंने ए इवेंट लिया कि नंबर लेस देन 5 हो, तो 5 से लेस ये 4 नंबर होते हैं। और बी इवेंट लिया कि नंबर ग्रेटर देन 2 है, तो 2 से ग्रेटर हमारे ये 4 नंबर होते हैं। तो ये हमारा ए है, ये हमारा यहाँ पर बी है। तो 1 2 3 4, तो 1 2 तो यहाँ पे आ जाएंगे, जो कॉमन है वो यहाँ आ जाएंगे। 3 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये यहाँ पे लिख दिया। और 3 4 हम लिख चुके हैं, अब सिर्फ क्या बचा हमारा 5 6 बचा। तो यहाँ पे कुछ न कुछ कॉमन आ रहा है, तो ये 3 4 आपके ए में भी है। तो यहाँ पे इस चीज को समझो, ये देखो ये ए वाला सर्कल है, एक मिनट रुको, ठीक है। तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं सेट्स के अंदर, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये ए वाला सर्कल है पर्पल कलर का, ये बी वाला सर्कल है जो कि आपका येलो कलर का है। तो 3 4 इधर भी है, 3 4 और इधर भी है। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाती हूँ, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ए की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या होगी 4 बाय, क्योंकि ए के अंदर 1 2 3 4 4/6 हो जाएगी, और बी भी कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 4/6 हो जाएगी। लेकिन ये 3 4 जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, और यहाँ पे फिर से इंक्लूड हो रहा है, तो यहाँ पे 2 बार ऐड हो रहा है, तो हम यहाँ पे इसको सबट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें आपने अगर यहाँ पे ध्यान से अगर समझोगे, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, सिर्फ ये वाला ये हमारा क्या होता है, ए में से बी के एलिमेंट को हटा दो। तो अगर मैं यहाँ पे ए माइनस बी करती हूँ, ए माइनस बी मतलब
ए में से बी के हटा दो, तो बी के क्या है 3 है, बी में 3 भी है, 3 हटा दिया, 4 है, 4 भी हटा दिया, तो ए माइनस बी कितना हो गया 1,2 हो गया। और अगर इधर वाले को देखते हो तो ये बी माइनस ए करते, बी में से ए के हटा दो, तो बी में से ए के हटा दो तो वही 3 4 हटाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 5 6 बचा। तो ओनली अगर हम 1 2 को देखते हैं तो ये वाले को हम यहाँ पे क्या कहते हैं ए माइनस बी बोलते हैं। 3 4 तो आपको पता ही है, ये आपका यहाँ पर क्या है ए इंटरसेक्शन बी है। और 5 6 को अगर हम सिर्फ इधर वाले को देखते हैं, इसको वर्टिकल बनाते हैं इस तरह से, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा बी माइनस का ए हो जाता है। तो इंडिविजुअल अगर आपको यहाँ देखना है तो ये आपका ए माइनस बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी है और ये बी माइनस ए है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है तो हम इन तीनों को ऐड करके भी निकाल सकते हैं। इसमें से ओनली अगर आपको ए निकालना है तो इन दोनों को निकाल सकते हैं। बहुत सारे फॉर्मूले यहां से बन सकते हैं, बट अभी आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो, आप सिर्फ इसी फॉर्मूला को यहां पर याद रखो। तो इसको याद रखने का, ये जब दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी के सम की इक्वल हो जाएगा। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन है तो कॉमन वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना। कॉमन वाले को हम इंटरसेक्शन से डिफाइन करते हैं ना, तो देखो इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका बता दी। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये यहाँ पे माइनस हो रहा है ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये यूनियन इंटरसेक्शन को एक तरफ कर दो, इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे बी कर दो। तो यानी कि आपको यहाँ पे याद हो जाएगा, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और अगर दोनों में कुछ कॉमन है तो यूनियन इंटरसेक्शन को लेफ्ट में ऐड करना है और ए बी इवेंट को राइट में ऐड करना है। तो ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब आगे कहीं पर भी फॉर्मूला आएगा तो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगी। ठीक है, ये वेन डायग्राम बस अपने दिमाग में रखना। ये पूरा हमारा सैंपल स्पेस होता है, इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सर्कल के अंदर आ जाएंगे, बाकी हो जाएगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला देखना है तो आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट फॉर्मूला में और बता सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यहां पर क्या हो सकता है, ये जो 3 मैंने दिखाए हैं ना, इन तीनों के प्रोबेबिलिटी के सम के इक्वल भी वो हो सकता है। तो ये क्या हो गया, देखो आगे के काम आएगा तो देखेंगे, नहीं तो फॉर्मूलेस तो एक साथ लिख दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए हो गया। और अगर आपको इस तरह से कॉमन दिया हो और सिर्फ यहां पे आपको कहे कि और फॉर्मूला दिखाओ, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे ए हो गया और इसमें सिर्फ ये वाला पोर्शन ऐड कर दो 5 6 वाला, तो ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या क्या चीजें पॉसिबल यहाँ से बन सकती, मैं तो सिर्फ बोली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो सकता है, ये पर्पल वाला सर्कल है ना, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया, और ये बी माइनस है ओनली 5 6 वाला, तो ये भी हमारी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो सकती है। आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना, मैं तो सिर्फ यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हो बता दी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यहाँ पे ये भी सकता है कि हम पूरा येलो सर्कल ले लें, तो ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा प्लस ये वाला 1 2 वाला, तो ये 1 2 वाला क्या है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। तो इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूलेज हम यहाँ से बना सकते हैं, बट मेनली हमारा यही फॉर्मूला यूज आएगा। तो याद रखने का तरीका सिंपल है, यूनियन और इंटरसेक्शन का प्लस लेफ्ट में करना है और दोनों जो आपके इवेंट है उनकी प्रोबेबिलिटी का सम यहाँ पे राइट में करना है। अब एक और देखो, यहाँ पे देखो, अगर आपको होगी कि मैम ए और बी पढ़ा रहे हो, ए एंड बी क्यों नहीं बताया, तो ए एंड बी तो बहुत इजी है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी जैसे यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 3 4 आ रहा है, 3 4 के आने की प्रोबेबिलिटी आप इजीली निकाल लोगे, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे आपका 6 आ जाएगा, लेकिन यूनियन में आपके अलग अलग कंडीशन है। नाउ नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए। नॉट ए का मतलब क्या होता है, ए के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, ए के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे, उससे भी आप निकाल सकते हो, या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि पहले ए के आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। क्या हो गया यहाँ पे, ए क्या है, एक इवेंट लिया है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाते हैं। एस मैंने यहाँ पे एक इवेंट लिया है, रोलिंग अ डाई, अगर आप डाई को रोल कर रहे हो तो यही 6 आउटकम्स आएंगे और सैंपल स्पेस हमने यहाँ पे लिया। फिर इवेंट ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इवन नंबर, इवेंट ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इवन नंबर, तो इवन नंबर ये 2 4 6 है, तो ए के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ वेन डायग्राम से देखो, यहाँ ए है, इसमें 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, बाकी बचे हुए नंबर कहाँ है, यहाँ पर है, 1 है, 3 है, 5 है, ये सैंपल स्पेस है ना, इसमें तो सारे नंबर होंगे। ये तो बड़ा सा घर है जिसमें ये 6 मेंबर रहते हैं, लेकिन ये 3 मेंबर जो हैं वो एक कमरे में रहते हैं। तो आप कहते हैं कि एक कमरे में नहीं रहने वाले मेंबर कौन है, तो ये जो बाहर होंगे, ए के बाहर जो भी होंगे वो सारे एक कमरे में नहीं रहने वाले यहाँ पे मेंबर होंगे। तो ए नॉट ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम नॉट ए बोलते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, या ए ऊपर सी भी लिखते हैं, बहुत तरीके से डिफाइन करते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि नॉट ए आपको पहले से पता है क्या होता है, एस माइनस ए, सैंपल स्पेस में से उस
इवेंट के एलिमेंट को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो एस माइनस ए क्या हो जाएगा, एस में से ए के एलिमेंट को हटा दो, 2 को हटा दो, 4 को हटा दो, 6 को हटा दो, ये कितना बच गया, 1 3 5 बच गया। अब मुझे इसके प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आप चाहो तो अलग अलग सम करके भी निकाल सकते हो, सीधा निकाल सकते हो। ए कॉम्प्लीमेंट में टोटल कितने एलिमेंट है, तो यहाँ पे 3 है, और सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट है, तो यहाँ पे 6 है। तो 3 की टेबल में 3 आया 1 टाइम, 6 आया 2 टाइम, यानी दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, यहाँ पर 1/2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर हो गया। तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये एक सैंपल स्पेस से पूरा का पूरा डब्बा है, इसकी और इसकी होने की और नहीं होने की दोनों प्रोबेबिलिटी का सम यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। देखो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन है, 1 3 5 है, और ए में कौन है, 2 4 6 है। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालू तो वो भी कितनी होगी मेरी, यहाँ पर 1/2 ही होगी, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है ना, 1 2 3, तो ये भी 3/6 आएगा, 3/6 यहाँ पे भी क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो ये भी मेरा यहाँ पर कितना है, 1/2 है, और ये भी मेरा यहाँ पर कितना है, 1/2 है। तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 नहीं आ जाएगा। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के होने की और ए के नहीं होने की, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1/2 प्लस 1/2 क्या हो गया, 1 हो गया। तो एक फॉर्मूला हमें ये और याद रखना है कि किसी भी इवेंट की होने की, ये भी हमने 10th क्लास में पढ़ा है, और उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 होता है। भाई आधा चांस इसका है कि हो सकती है, आधा चांस इसका नहीं हो सकती है, तो दोनों के होने ना होने का सम यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल मिला के 1 हो जाएगा। तो ये हमारी यहाँ पर हो गया। तो इसमें क्या होगा, कभी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन होगा तो आपको नॉट ए फाइंड करना है, तो 1 माइनस यहाँ पे इस तरह से करके आप कर सकते हो। जो भी यहाँ पे हमें 3, यहाँ देखो ये 2 वेरिएबल है ना, ये तो नंबर है, इसमें से ये दिया होगा तो हम इजीली ये निकालेंगे, भाई ये आपको किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 2 है, तो नहीं होने की क्या है, तो इसको इधर ला करके हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा हमें नहीं करना पड़ेगा, फॉर्मूले से सिंपल हो जाएगा। अब कुछ एक और देखो, डी मॉर्गन्स लॉ देखो, ये हमें बीच में काम आएंगे वहां पर। ठीक है, तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है। अभी तक मैंने इवेंट में ए बी लिया था, ये मैंने कहा अलग से याद रखो, इसलिए मैंने ई एफ ले लिया। तो डी मॉर्गन लॉ यहाँ पे क्या कहते हैं, कोई भी 2 इवेंट है ई एंड एफ है, अगर ई कॉम्प्लीमेंट यानी नॉट ई इंटरसेक्शन नॉट एफ आपको कहे कि आप फाइंड करके दिखाओ, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। आपको पहले ई कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। ई कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस माइनस ए निकालो, फिर एफ कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो एफ कॉम्प्लीमेंट भी आप निकालोगे, एस माइनस यहाँ पर एफ हो गया, एस माइनस ई होगा, और ये एस माइनस एफ होगा। फिर ये निकालो, फिर इंटरसेक्शन यहाँ पे निकालो। तो हम सीधा डी मॉर्गन्स लॉ लगा लेते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, जब आप इस तरह से कॉम्प्लीमेंट को बाहर लेकर के आ जाते हो तो इंटरसेक्शन का यहाँ पे क्या हो जाता है, यूनियन हो जाता है। तो ई यूनियन एफ निकालना ज्यादा इजी, ई यूनियन एफ निकाला और फिर हम उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यानी कि एस माइनस ई यूनियन एफ कर देंगे। तो ये ज्यादा इजी है इसके कंपेरिजन। तो आपको आगे आएंगे क्वेश्चन 16.3 में हम करेंगे। और यही अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट के बीच में यूनियन दिया हुआ है तो यूनियन इंटरसेक्शन में चला जाएगा, इंटरसेक्शन यूनियन में चला जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट बाहर आ जाएगा। तो ये डी मॉर्गन लॉ को भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हमारा 16.3 का इंट्रोडक्शन है। आप इसको चाहे तो नोट्स बना लो, नहीं बना सकते हो तो आप यहाँ पे सीधे के सीधे नोट्स को mathsteacher.blog से, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां से आप इनको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये इंट्रोडक्शन समझ में आया, क्योंकि कुछ सिंपल फॉर्मूलाज थे जो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। तो वेन डायग्राम से हम इसको इजीली समझ लेते हैं। ठीक है, चलो बाय।